सर्वे बोल रहा है कि एग्रीकल्चर में हम लोगों ने कम इनपुट्स की मदद से ज़्यादा उत्पादन करना है। वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस। तो सीड्स और इरिगेशन में कम पानी कम बीज की मदद से कैसे ज़्यादा उत्पादन करें वो बातें हमने करी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर की बात होगी तो सबसे पहले आएगा यूरिया। यूरिया के बारे में सर्वे हैज़ ऑब्जर्व कि ऊपर से 100 रुपये अगर सरकार सब्सिडी में भेजती है तो 24 रुपये बर्बाद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ में उसका डाइवर्जन हो जाता है, यूरिया का क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो जाता है जिसके चलते 41 रुपीज़ आर गेटिंग वेस्टेड। फिर अमीर किसानों के पास यूरिया चला जाता है 24 रुपीज़ डाइवर्टेड टू डैम। और अंत में छोटे किसान के हाथ में तो ऊपर से 100 रुपये सब्सिडी में भेजा हो यूरिया की तो छोटे किसान के हाथ में हार्डली 35 रुपीज़ आर रीचिंग। तो एक एक करके इन सभी लीकेज के बारे में अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। भारत के अंदर यूरिया में इट इज़ कॉस्ट सब्सिडी रिजीम। सबसे पहले सरकार तय करेगी कि यूरिया का मार्केट में प्राइस क्या होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। और मान लो कि वो दाम तय किया गया कि 50 किलो की बोरी 270 रुपीज़ से ज़्यादा में नहीं बिकनी चाहिए। अब अगर रतन टाटा की टाटा केमिकल्स वो यूरिया का उत्पादन कर रही है और उनको पड़ता है वो 900 रुपये में 50 किलो की बोरी उत्पादन में पड़ती है, तो सरकार उनके जो भी कॉस्ट है उसके सामने सब्सिडी दे देगी। कितनी कॉस्ट है 900 रुपीज़ माइनस बाजार में वो बिकना चाहिए 270 रुपीज़ में, तो रतन टाटा उस भाव में बेचने को जाएगा तो नुकसान कितना होगा 630 रुपीज़। दैट इज़ द सब्सिडी ही विल रिसीव। तो ये हो गया कॉस्ट सब्सिडी रिजीम। अब टाटा तो बराबर की एफिशिएंटली उत्पादन करता होगा, बट उसके सामने कोई फालतू प्रकार की बाबा आदम की टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाली इनएफिशिएंट फर्म भी हो तो उसको भी सब्सिडी मिल जाएगी उसके कॉस्ट के ऊपर। तो जहाँ टाटा केमिकल्स 50 किलो की बोरी बनाता हो 900 रुपये में, ये फालतू कंपनी 1100 रुपये में बनाती हो, फिर भी उनको 270 में बाजार में बेचना है तो माइनस करके 830 रुपीज़ सब्सिडी में दे देंगे। मतलब आप कितना ही फालतू टाइप की कंपनी हो, कितना ही महंगे दाम में आप उत्पादन कर रहे हो, इनएफिशिएंटली कर रहे हो, स्टिल गवर्नमेंट विल कवर योर लॉसेस। सो दिस इज वन टाइप ऑफ चक्रव्यूह चैलेंज। चक्रव्यूह मतलब आदमी लड़ाई में जा तो सकता है एक बार लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। सेम वे यहाँ पर कि एक बार आपने कंपनी खोल दी फिर बंद करने की नौबत आती ही नहीं, बिकॉज सरकार की सब्सिडी से आपका काम चलते जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस ये फालतू कंपनियों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपनी बाबा आदम जमाने की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें। सर्वे ने रेकमेंड किया है कि आइदर यू फोर्स दिस कंपनीज टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी या फिर कि दे शुड बी अलाउड टू एग्जिट। एग्जिट कैसे करा सकते हैं, मान लो सरकार कोई फिक्स कर दे कि हम 600 रुपये से ज़्यादा किसी भी कंपनी को सब्सिडी नहीं देंगे, या फिर कि मोस्ट एफिशिएंट हो ऐसी 10% कंपनियों को ही सब्सिडी पैसा दिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ताकि इनएफिशिएंट वाली या तो सुधर जाए या फिर अपनी बोरिया बिस्तर बांध के कारखाना बंद करके चले जाएं। अगर इस प्रकार से कोई फर्टिलाइजर कंपनी बंद हो गई तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सर्वे बोलता है कि अगर एविएशन में अपना इंडियन एयरलाइन बंद करा दिया या कोई सरकारी खोपचे वाला बैंक बंद करा दिया, देन इट विल क्रिएट अप्रोर बाय द ऑपोजिशन पार्टीज, बिकॉज एविएशन एंड बैंक्स दे आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, वहाँ ज़्यादा बेरोजगारी, नौकरी को निकाल दिया, इस प्रकार के लोग धमाल करेंगे। लेकिन फर्टिलाइजर कंपनीज आर नॉट लेबर इंटेंसिव, दे आर एनर्जी इंटेंसिव कंपनीज, इसलिए वहाँ से फैक्ट्री बंद कर दी तो कोई इतने सारे लोगों की भी बेरोजगारी हो नहीं जाएगी कि लोग धमाल करने लगे। सो मतलब एग्जिट कर देने चाहिए ऐसी फालतू कंपनियों को। एक पहला सुझाव ये हुआ। दूसरी बात, सेकंड लीकेज इट इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। भारत में तो बराबर है अपनी सरकार किसानों को सस्ते में यूरिया मिले ये बोल के 270 रुपये के अंदर बोरी बिके इस प्रकार की सब्सिडी का आयोजन करती है, लेकिन उसके सामने बांग्लादेश और नेपाल की गरीब सरकार है, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो इतनी बड़ी सब्सिडी दे सके। देयरफॉर वहाँ पर 50 किलो की बोरी 600 रुपये से ज़्यादा की कीमत में बिकती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत से जोल जाल स्मगलर टाइप के लोग 270 रुपीज़ में बोरी खरीदेंगे और क्रॉस बॉर्डर यहाँ बांग्लादेश नेपाल में जाके 500 रुपये में भी बेच दे तो वहाँ का किसान तो खरीदेगा ही कि मेरे को तो अपनी बांग्लादेशी यूरिया से तो ये सस्ता ही पड़ रहा है, राइट। तो ये इस प्रकार की क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के चलते जिनका खुद से हक बनता है लेने का, ऐसे यूपी के 61% फार्मर उनको यूरिया मिल नहीं पाता बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज, और वो ब्लैक मार्केट से उनको यूरिया खरीदना पड़ता है। सर्वे ने यही बातें ये ग्राफ के जरिए समझाई है कि कैसे कितने प्रतिशत किसान ब्लैक मार्केट से यूरिया खरीदते हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं कि पंजाब में कैसे फर्टिलाइजर कंपनी से निकला यूरिया का ट्रक, उसको किसानों ने रोक लिया। गिराव इसलिए किया, दो कारण उन्होंने दिए। एक कि ये सारा यूरिया, इतनी बोरियां अगर रिटेलर के पास जाएगी तो वहाँ से हमको नहीं मिलती। 2 रीजंस,
एक तो कि वो रिटेलर खुद से आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं और ज़्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जैसे आप गैस सिलेंडर बुक कराने जाते हैं और वहाँ का वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको फोर्स करता है कि भाई ये सिलेंडर के साथ हमारे स्टोव सगड़ी भी ले लो, रेगुलेटर बर्नर लाइटर ले लो, राइट। सेम भी यहाँ पर भी किसान अगर रिटेलर के पास लेने जाएगा बोरी तो वो 270 रुपीज़ में लेना है, तो साथ साथ ये पावड़ा त्रिकम और ये माचिस और बीड़ी भी हमसे खरीदना पड़ेगा। लाइक दैट दे आर फोर्सिंग द फार्मर्स, जिसके चलते किसानों ने ये धमाल और घेराव करना पड़ा। सो दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस शॉर्टेज एंड ब्लैक मार्केटिंग। आगे दूसरे प्रकार का लीकेज की डाइवर्जन हो रहा है फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज। एग्रीकल्चर में यूरिया का क्या प्रयोजन है, आप जानते हैं कि टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल, ठीक है। उसके सामने नॉन एग्रीकल्चर केमिकल इंडस्ट्री में भी यूरिया यूज हो सकता है, वो चाहे एक्सप्लोजिव बनाने हो, ऑटोमोबाइल हो, लेबोरेटरी, मेडिसिन, इवन सिगरेट का फ्लेवर इन्हांस करने के लिए भी यूरिया का केमिकल प्रोसेस में यूज होता है। अब आप समझिए ये सारी केमिकल कंपनी अगर इनको रॉ मटेरियल के रूप में यूरिया लेना है, वो अगर टाटा केमिकल के पास जाएंगे तो रतन टाटा उनको 900 रुपये 50 किलो के या फिर 1000-1200 रुपये ऐसे भाव में बेचेगा, राइट। तो ये केमिकल इंडस्ट्री वाले भी जाके बिचौलिए से एग्रीकल्चर वाला यूरिया उठवा लेते हैं कि कोई नहीं 270 रुपीज़ की बोरी है, हम लोग 300-400 रुपये देंगे, हमको दे दो। सो लाइक दैट एग्रीकल्चर यूरिया इज बीइंग डाइवर्टेड टू नॉन एग्रीकल्चर पर्पज। इस अंत में किसान के हाथ में आता नहीं, उसे ब्लैक मार्केट में बड़ी कीमत पे खरीदना पड़ता है। अब ये होने का कारण क्या है, प्रोडक्ट एक ही है ये यूरिया, जिसके दो उपयोग हैं, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर वाला यूरिया उसे सब्सिडाइज किया गया है। सो वेन एवर दिस थिंग इज हैपनिंग तो वन प्रोडक्ट वन यूज प्रिंसिपल इज वायोलेटेड, और उसके चलते हमेशा सब्सिडाइज प्रोडक्ट का डाइवर्जन तो होना ही है, कहता है सर्वे। इसकी दवा आप ये कर सकते हो, नीम कोटिंग। अगर यूरिया का नीम कोटिंग किया जाए तो एग्रीकल्चर में मजा है। नीम कोटिंग किया हुआ यूरिया उसका मतलब उसे जमीन में डाला तो इवेपोरेशन कम होगा और नाइट्रोजन ज़्यादा फिक्सेशन हो जाएगा, तो लेस क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू गेट मोर फर्टिलिटी। और ये नीम कोटिंग किया हुआ यूरिया अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में जाके यूज़ करने जाओगे, सिगरेट में फ्लेवर इन्हांस करना है तो वो कर नहीं पाओगे, वो पूरी केमिकल प्रोसेस बिगाड़ देगा। तो मतलब नॉन एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में अगर डाइवर्जन रोकना है देन वी हैव टू डू नीम कोटिंग। सर्वे ने भी सुझाया था और लेटेस्ट बजट में यही बात की है कि वी विल डू दिस थिंग। और क्या, सर्वे क्रिटिसाइज्ड कि भारत के अंदर यूरिया इंपोर्ट्स आर कैनलाइज, मतलब केवल 3 सरकारी कंपनियां ही यूरिया विदेश से ला सकती हैं, क्योंकि हमने समझा कि बहुत सारा डाइवर्जन हो रहा है, इनएफिशिएंसी है, इसलिए भारत में पैदावार हो रही उतना यूरिया तो पर्याप्त होता नहीं है भारत के किसानों के लिए, बाहर से आयात करना पड़ता है। लेकिन केवल 3 सरकारी कंपनियों को ही ये लाइसेंस दिया गया है, और उन्होंने भी कितना यूरिया इंपोर्ट करना है, कौन से राज्य में कितना डिलीवर करना है, ये सब उनको केंद्र सरकार बताएगी। अब आप समझ सकते हैं कि फाइलें चलेंगी और पूरा लेट लतीफ़ी में काम होता है, तो मतलब पूरी सॉइंग हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हो जाए उसके बाद उनका पूरा कोटा बाजार में उतरता है, और बीच में किसान की तो किल्लत है ही, तो वो तो जाके बेचारा ब्लैक मार्केट से ही खरीदता है। तो इस पूरी परेशानी की क्या दवाई हो सकती है? सर्वे ने बोला है कि केवल ये 3 सरकारी कंपनियां नहीं और भी प्राइवेट कंपनियों को भी आप परमिट करो कि वो लोग भी वहाँ से बाहर से इंपोर्ट कर सके, ताकि पूरा सिस्टम उसमें कंपटीशन बना रहे। नेक्स्ट थिंग, हमने देखा कि यूरिया और ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो लेबर इंटेंसिव कम है, एनर्जी इंटेंसिव ज़्यादा है, इन द सेंस दैट नेचुरल गैस वो हमको चाहिए, वहाँ से मीथेन निकालेंगे, मीथेन से एमोनिया बनाएंगे यूजिंग हेबर प्रोसेस, और उससे यूरिया बनता है, राइट। तो अगर सस्ते में कहीं से नेचुरल गैस हमको मिल गया तो पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा सस्ता हो जाएगा। तो उस अनुसंधान में भारत ने ओमान सरकार के साथ जॉइंट वेंचर किया था कि हमको सस्ते में नेचुरल गैस मिले। सर्वे ने ये सुझाव दिया है कि इसी प्रकार के हमने और भी चीप नेचुरल गैस रिसोर्सेज मिल जाए, नेचुरल गैस की ये ईरान तापी पूरी पाइपलाइन वगैरह बन जाए, तो वो भारत के हित में होगा, इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। अब इस प्रकार से देसी यूरिया का उत्पादन किया, स्मगलिंग भी रोक दिया, बाहर से भी बराबर इंपोर्ट कर लिया। ये सारी चीज़ को रिटेल में किसान को डिलीवर कैसे करें? 2 रास्ते हो सकते हैं, जेम या फिर बापू। सर्वे ने बोला कि पहले तो एक सीलिंग फिट की जाए, जैसे सिलेंडर एलपीजी के केस में है कि 1 साल के अंदर एक फैमिली को 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, उसी प्रकार सर्वे बोलता है कि ये अपना यूरिया के अंदर भी कुछ सीलिंग फिट करो कि इतने एकड़ जमीन है उसमें ये प्रकार की फसल उगानी है, तो दिस मैनी बैग्स ऑफ 50 किलो यूरिया रिक्वायर्ड, उस प्रकार से आप नंबर ऑफ बैग्स सीलिंग फिट करो। आफ्टर दैट यू कैन गो आइदर फॉर बापू या जैम। बापू मतलब बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपडेट, जहाँ किसान जाए उसका अंगूठा राशन की दुकान या कहीं पर मार दे कि भाई हाँ यही किसान है और सीलिंग के हिसाब से इसको इतनी बोरियां हक से मिलती हैं, और उसको 270 रुपीज़ के अंदर 270 रुपीज़ में आप दे देंगे। ये एक रास्ता बापू। या फिर दूसरा जैम। जैम के अंदर ये किसान है, उसकी ज़मीन और फसल के हिसाब से उसको 2 किलो मतलब 270
दो बोरी मिलनी चाहिए, मतलब 270 + 270 540 रुपीज़ डायरेक्टली उसके खाते में जमा हो जाए, या फिर कि लाइक दैट पूरे 900 या 1800 रुपये उसके अकाउंट में जमा कर दिए जाएं और फिर वो बाजार भाव में जाके खरीद ले अपनी यूरिया की बैग। इसके अंदर समस्या है कि गांव के अंदर किसानों के पास फाइनेंशियल इंक्लूजन कम है, तो अगर उनके बैंक में पैसा डाला जाएगा तो वो पूरी सिस्टम लागू करने में अभी दिक्कतें आ सकती है। आप याद करो माइकल क्रेमर और उसकी ओ रिंग थियरी कि ये स्टेज फर्स्ट डिलीवरी पॉइंट, मिडल मैन एंड लास्ट डिलीवरी, वहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन कम होने के चलते जेम वाला काम करने गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने गए तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा सर्वे बोलता है। एनीवेज सर्वे ने बोला था कि कुछ भी करो, आप जेम लगाओ या बापू लगाओ, लेकिन कुछ भी करके आपने यूरिया की लीकेज कम करिए ताकि सरकार का सब्सिडी का पैसा बचे और वो पैसा ग्राम सड़क या ऐसी ही इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में लगाया जा सके तो और कल्याण हो सके। नए बजट में ये बोला कि हम बापू नहीं, हमको जेम डीबीटी पसंद है, तो कुछ जिलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसानों के खाते में डायरेक्टली पैसा जमा कर देंगे और वो बाजार से जाके माल खरीद लें। आगे वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस, राइट, फर्टिलाइजर में ही फोकस करें कि नाइट्रोजन अगर ज़मीन में कम है तो आप यूरिया फर्टिलाइजर यूज़ करो, फॉस्फेट कम है तो डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP, पोटेशियम कम है तो म्यूरिएट ऑफ पोटेश MOP ये यूज़ करो। आइडियल रेशियो इज़ ज़मीन के अंदर 4:2:1 के रेशियो में होना चाहिए, लेकिन भारत के अंदर जम के इसका इस्तेमाल हो रहा है यूरिया का, तो उसका रेशियो 4 की जगह है 8:3:1। मतलब इन इंडिया यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर आर बीइंग ओवर यूज्ड। इसके चलते मतलब आप देखिए कि भारत में ओवर यूज़ हो रहा है तो वो सही नहीं है, और चीन में तो अपने से भी ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है। खैर ये ओवर यूज़ के चलते कैसे वो पूरी आल्गी ब्लूम होता है और सॉइल की फर्टिलाइजेशन वो पूरी चीज़ ख़राब हो जाती है। पुराने वाले लास्ट ईयर के सर्वे वाले लेक्चर वीडियोज़ आप देख लेना। अब इसकी दवाई क्या करें? अगर आप जिम खाने में जाए कसरत के लिए तो वहाँ आपको ट्रेनर बताएगा कि भाई आपकी चेस्ट इतनी है, उसके सामने शोल्डर बढ़िया नहीं है तो आप शोल्डर वाली कसरत ज़्यादा करो, राइट। उसी प्रकार अगर कोई पोकीमॉन ट्रेनर आपको आके खेत का सॉइल टेस्टिंग करके बोल दे कि भाई यहाँ पर यूरिया ज़्यादा है या ये कम है, उस हिसाब से अगर आप ये वाला फर्टिलाइजर लगाओ नहीं लगाओ देन यू कैन डू मोर नाइसली। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम सरकार लेके आई। सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से आपकी ज़मीन का परीक्षण किया जाएगा और आपको 12 पैरामीटर बताएंगे। उस कार्ड के जरिए आपको पता चल जाएगा फिजिकल पैरामीटर्स कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी ज़मीन की कितनी है, एसिडिक बेसिक कितना है, मतलब pH के जरिए आपको वो पता चलेगा, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ये 3 फिजिकल पैरामीटर मिलेंगे। देन मैक्रोन्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश कितना है वो पता चलेगा। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर कितना है ये पता चलेगा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन ये कितने हैं। ये 12 पैरामीटर पता चलते हैं, ऐसा आपने प्रीलिम में याद रखना है। अब प्रश्न कि ये टेस्टिंग कौन कैसे कराएगा? हर 3 साल पे टेस्टिंग कराया जाएगा। ऊपर से केंद्र सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वो पैसा देगा, नीचे राज्य सरकार खुद से थोड़ा पैसा लगाएगी। कॉस्ट शेयरिंग कितना होगा? ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इट इज़ वन टाइप ऑफ कोर स्कीम, मतलब 60-40, 90-10 इस रेशियो में चलेगा। ऊपर से केंद्र सरकार पैसा देगी, राज्य इंप्लीमेंट करेगा, और कौन जाके आपका ज़मीन टेस्टिंग करेगा? आउटसोर्सिंग एजेंसी लगा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के खुद के कृषि डिपार्टमेंट कर सकते हैं, ICAR कृषि विज्ञान केंद्र कर सकते हैं, साइंस और एग्रीकल्चर कॉलेज के विद्यार्थियों की मदद से परीक्षण करा सकते हैं, और अगर कोई राज्य के अंदर सप्लाई ज़्यादा हो तो इंजीनियरिंग वालों को भी लगा सकते हैं। और मृदा परीक्षक नाम की मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है जिसकी मदद से वो गांव-गांव छोटी-छोटी जगह पे आप टेस्टिंग कर सकते हो। एक प्रश्न बनाते हैं यहाँ से, सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है डायरेक्टली? एसिडिटी या अल्कनिटी जान सकते हैं ज़मीन की। सेकंड, माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट पता चल सकता है। थर्ड, पेस्टिसाइड रेसिड्यू कितना है डायरेक्टली पता चल सकता है। ओनली 1 and 2 एंड लाइक दैट द ऑप्शंस आर गिवन। इसका जवाब होगा ओनली 1 and 2। एसिडिटी, अल्कनिटी, यस याद करो, pH के पता चल गया तो अपने आप की 7 से ज़्यादा है कम है उस हिसाब से आप बोल सकते हो। माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट पता चल जाएगा, हाँ वो तो हमने देखा। पेस्टिसाइड रेसिड्यू डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। प्रश्न आप देखिए डायरेक्टली तो ये गलत हो जाएगा। सो ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस, वहाँ पर सीड, इरिगेशन, पेस्टिसाइड के ऊपर अब हम लोग आते हैं। पेस्टिसाइड में भी वही बात कि वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस, कम पेस्टिसाइड के प्रयोग करें, अच्छी तरह से यूज करें और बढ़िया बढ़िया काम अपना हो। सर्वे ने कुछ आंकड़े दिए हैं कि 25% ऑफ द क्रॉप लॉस इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वीड्स एंड पेस्ट एंड डिसीज एंड रोडेंट्स। लेकिन हम लोग भारत के अंदर
पर हेक्टर पेस्टिसाइड फर्स्ट वर्ल्ड की तुलना में बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, जिसके चलते ये समस्या ज़्यादा है और खाद्यान्न का नाश हो रहा है। एक तो हम कम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, दूसरा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तीसरा इम्प्रॉपरली यूज़ करते हैं। कुछ पेस्टिसाइड ऐसे होते हैं कि जिनको स्प्रे करना है, कुछ ऐसे होते हैं पानी में डिजोल्व करके उसका इरिगेशन के साथ यूज़ करना है। लेकिन देखो हमारे यहाँ कोई भी चीज़ कैसे भी यूज़ कर लेते हैं, जिसके चलते पौधे में उसकी वो फल फ्रूट और ग्रेन्स के अंदर वो चीज़ आ जाती है और रेसिड्यू ऑफ पेस्टिसाइड इन द फूड, जिसके चलते और समस्या, हेल्थ की समस्या। एक्सपोर्ट करने गए तो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर हेल्थ कॉन्शियस जनता उसकी होहा कर देगी, तो ये सारी तकलीफें आ रही हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट थिंग कि हम एक तो अवेयरनेस किसानों में बढ़ाए कि आपने इस प्रकार का इस तरह से यूज़ करना है, इतने लिमिट में यूज़ करना है। और दूसरा कि रादर देन गोइंग फॉर ऑर्गेनिक एंड केमिकल टाइप ऑफ पेस्टिसाइड वी शुड गो फॉर बायो कंट्रोल एजेंट, बायो पेस्टिसाइड्स। इसी अनुसंधान में चर्चा में रहता है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान इज वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल टाइप ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड के लिए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो कन्वेंशन याद रखने हैं। इन द ईयर 1998 हुआ नेदरलैंड और उसका रॉटरडैम कन्वेंशन कि पेस्टिसाइड का इंटरनेशनल ट्रेड उसके ऊपर हम कंट्रोल करेंगे। उसके कुछ साल बाद 2001 में स्वीडन और उसका स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिसके अंदर एंडोसल्फान भी है। और उस वक्त ये बात की गई कि भाई एंडोसल्फान को प्रतिबंध कर देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार, हम लोग गरीब हैं, भूखे नंगे हैं, हमारे किसानों के लिए तो यही कॉस्ट इफेक्टिव पेस्टिसाइड है, ये बोल के हमने जिद की कि 10 साल तक हम लोग ये काम नहीं करेंगे। और उसके बाद भी देखेंगे, करेंगे, होता है, चलता है, वो सब चलते रहता है। अब एंडोसल्फान की कुछ नेगेटिव चीज़ें। एज सच एंडोसल्फान को यूज़ करना हो, प्लेन के उड़ा के एरियल स्प्रेइंग करना है तो एकदम डाइल्यूट क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। और अगर अपने बैकपैक पे लगा के वो स्प्रे मारना हो देन यू शुड यूज़ दिस हायर कॉन्सेंट्रेशन टाइप। और जब भी स्प्रेइंग कर रहे हो आप तो पानी का जो भी अपना कुआं है या वाटर बॉडीज है उसको प्लास्टिक से ढक देना चाहिए, अदरवाइज इट विल कंटेमिनेट दिस रिसोर्सेज। अब एंडोसल्फान के बारे में केरला और उसका ये कसरगोड एरिया, वहाँ का डिजास्टर चलते रहता है चर्चा में। तकलीफ ये हुई कि 80s एंड 90s एरा में वहाँ पर कैशू प्लांटेशन में एरियल प्लेन की मदद से एंडोसल्फान का स्प्रे किया गया। और याद करो कि एरियल सरफे मतलब डाइल्यूट करके स्प्रे करना चाहिए, बट दे ठोक हायर कॉन्सेंट्रेशन में डाल दिया, जिसके चलते ये सब एफिड बीटल और ये सब तो मर गए, लेकिन वो सारी चीज़ जमीन में भी बढ़ गई, पौधों में, प्लांट में आ गई। एंड अल्टीमेटली फूड, वाटर, मदर्स मिल्क, एवरीथिंग गॉट कंटामिनेटेड, जिसके चलते जब बच्चे पैदा होते हैं तो दे हैव बर्ड डिफॉर्मिटी, जिसको बोलते हैं स्टैग हॉर्न लिम्स। उसकी उंगलियां ऐसी एक दो नहीं होती है, ऐसे पैर और हाथ मुड़ गए, दैट इज कॉल्ड स्टैग हॉर्न लिम्स। तो एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी में कुछ पूछ सकते हैं, ये थियरी हमने समझ ली। खैर, सो पॉइंट इज कि रादर देन गोइंग फॉर दिस ऑर्गेनिक केमिकल टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स वी शुड गो फॉर बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। अब इस अनुसंधान में क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी उसका चैप्टर 10 वो जरा समझ लेते हैं, कभी कभी प्रश्न निकल आते हैं। देखिए फंडा ये है कि अगर हमने कोई ऑर्गेनिक केमिकल टाइप का पेस्टिसाइड यूज़ किया तो सभी कीट और जीव जंतु मर जाएंगे, तो ये भी बढ़िया नहीं है, बिकॉज फिर ये चिड़िया अपने बच्चों को क्या खाना खिलाएगी, राइट। सो हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि सभी जीव जंतुओं को मार डालना है, बट वी शुड ओनली कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, की कोई एक प्रजाति बहुत ज़्यादा उसका आतंक ना मच जाए। और यही काम बायो कंट्रोल एजेंट करते हैं। वो सभी जीव जंतु को नहीं मारेंगे, बट दे विल कंट्रोल देम अंडर द मैनेजेबल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लेडी बर्ड बीटल यूज़ किया तो वो एफिड का पॉपुलेशन कंट्रोल कर देगा, ड्रैगन फ्लाई तो वो मॉस्किटो को कंट्रोल कर देगा। हम लोग इस प्रकार के बायो कंट्रोल एजेंट में बैक्टीरिया भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये बेसिलस थुरिंजिनेसिस, जिसकी मदद से लार्वा वो मर जाएगी, उसके गट टॉक्सिन उसके अंतड़ियों में चला जाएगा। फंगस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ट्रिकोडर्मा फंगस, जिसकी मदद से रूट पैथोजन के सामने लड़ाई कर सकते हैं, उसको मार डालेगी। वायरस भी बायो कंट्रोल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये बैक्यूलो वायरस एंड न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इनका फायदा ये है, दीज आर नैरो स्पेक्ट्रम वायरसेस, बहुत कम सिलेक्टेड जीव जंतुओं को ही ये मारेंगे, अदरवाइज बर्ड, फिश, मैमल, इनको ये नुकसान नहीं करते हैं। यूपीएससी वाले आपको ट्रिकी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं कि वी कैन नॉट यूज वायरसेस एज बायो कंट्रोल एजेंट, या फिर कि ओनली वी कैन यूज ओनली इंसेक्ट्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो आपने एब्सोल्यूट टर्म हो जाए तो जरा सावधान होके ये टेबल याद कर लेना है। और बात ये तो हमने देखा कि बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ करने चाहिए। वही एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 10, वहाँ पर बात ये की गई है कि अगर हम ये यूरिया और डीएपी ऐसे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे
एक तो सरकार का सब्सिडी का बोझ बढ़ता है और सॉइल कंटेमिनेशन भी बढ़ता है। सो रादर देन गोइंग फॉर सच केमिकल थिंग्स, जैसे कि अगर नाइट्रोजन की कमी है ज़मीन में तो डोंट गो फॉर यूरिया, उसके बदले राइजोबियम यूज़ करो जो कि बैक्टीरिया रूट के अंदर रहता है, या फिर कि पूरी सॉइल में फैला हुआ बैक्टीरिया आप यूज़ करो जैसे कि ये एजोस्पिरिलियम या फिर एजेटोबैक्टर, या फिर कि आप साइनोबैक्टीरिया यूज़ करो। साइनोबैक्टीरिया दे आर वन टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक मतलब जैसे वनस्पति अपना आहार स्वयं उत्पन्न करती है, उसी प्रकार ये साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं। वो टेरेस्ट्रियल जमीन में भी रह सकते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर आइडियल फॉर पैडी फील्ड। चावल की खेती में पानी भी बहुत होता है, जमीन तो होती है, राइट, तो वहाँ पर ये साइनोबैक्टीरिया हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल है ये एनाबिना एंड नोस्टॉक। तो यूरिया में ये बैक्टीरिया हम यूज़ कर सकते हैं यूरिया की बजाय। देन फॉस्फेट की कमी है तो रादर देन गोइंग फॉर डीएपी यू कैन यूज़ माइकोरिजा फंगस, जो कि उसकी प्लांट के साथ साइनर्जी भी बनती है, डिजीज रेजिस्टेंस भी बढ़ाती है, ये काम हो सकता है। उसी प्रकार ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है तो ब्लू ग्रीन आल्गी का भी प्रयोग आप कर सकते हो। और बात ये तो मतलब कि एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम की चीज़ मुझे लगी, मैंने कवर कर ली। सेल्फ स्टडी में आप जरा ये क्लास 12 बायोलॉजी का और भी चीज़ देख लेना। चैप्टर 10 है कि माइक्रोब्स को ह्यूमन वेलफेयर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और चैप्टर 12 है ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, वहाँ पर ये जीएम क्रॉप वगैरह बात की गई है। सो प्लीज़ ग्रो थ्रू दिस वन, सवाल निकल आते हैं। और बात फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या अंतर होता है, ये मैंने तमिलनाडु बुक से स्क्रीनशॉट लिया, देख लेना। BARC वाला रेडिएशन टेक्नोलॉजी की मदद से इस पर क्या काम कर रहा है, ईयर बुक में दिया इसलिए रट्टा मारना पड़ेगा। एक सेसबिना रोस्ट्रेट नाम का पौधा है, वी कैन यूज इट एज ग्रीन मैन्योर, और वो नाइट्रोजन भी फिक्सेशन करता है। तो इसके लिए छोटे किसान इसको लगा सके, जल्दी जल्दी उत्पन्न हो जाए, ऐसा कोई BARC ये सेसबिना रोस्ट्रेट की कल्टीवेशन में कुछ रेडिएशन का प्रयोग कर रहा है, एक बात। सेकंड, BARC डेवलप निसर्ग रून टेक्नोलॉजी, बायोगैस टाइप का ही प्लांट होता है, वहाँ पर आप सारा मतलब कि कंपोस्ट टाइप का मटेरियल अपने किचन से कुछ वेस्ट है वो सारा दे दो, और वो वहाँ बायोगैस जो भी उसका मतलब ऐसा प्लांट है, तो निसर्ग रून टेक्नोलॉजी की मदद से इट विल कन्वर्ट इट इनटू बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, वो जो है उसको वो कन्वर्ट कर देगा, जिसमें से मैन्योर और मीथेन बन जाएगा। मीथेन आप LPG मतलब उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो, और मैन्योर तो ऑर्गेनिक मैटर है, केमिकल फर्टिलाइजर के सामने यूज़ कर सकते हो। तो BARC वाले ये करे, ईयर बुक बोला। बजट में नई बात क्या की गई, उन्होंने बोला है कि ये फर्टिलाइजर तो उसके सामने ऑर्गेनिक भी कुछ होना चाहिए, तो ये मैन्योर के हम 10 लाख कॉम्पोस्ट पिट्स भारत में बनवाएंगे। ओके, सो अपनी एग्रीकल्चर वहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस। ओके, तो कम सीड की मदद से कैसे, अच्छी क्वालिटी के हो तो, कम पानी की मदद से कैसे, इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन यूज़ करो, कम फर्टिलाइजर की मदद से कैसे, तो एक तो यूरिया का लीकेज और वो सब बातें, एंड सेकंड वाज दिस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, वो देखा, और कम पेस्टिसाइड की मदद से कैसे, तो बायो कंट्रोल एजेंट एंड सो ऑन। तो मतलब मोर फ्रॉम लेस, वो चैप्टर में जो जो पढ़ना था वो प्रमुख बातें हमने करी। दूसरी बात, एज सच इंडिया इज अ कि सीरियल सेंट्रिक हमारा खेतीबाड़ी हो रहा है, तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो एक तो पल्सिस कल्टीवेशन करना है, और ये केमिकल प्रकार की इनपुट की बजाय ऑर्गेनिक कुछ करो, ऐसा करना है। सो नाउ वी फोकस ऑन दिस सेकंड पिलर की डाइवर्सिफाई करेंगे। उसमें सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि जहाँ पर केमिकल और पेस्टिसाइड का प्रयोग ना किया जाए, उसकी बजाय ये बायो कंट्रोल, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, ये सब हम यूज़ करें। इसको प्रमोट करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लेके आए, जिसके तहत अगर किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो प्रति एकड़ 20,000 रुपये उसे दिए जाएंगे, और साथ ही सीड से लेके मार्केटिंग तक पूरी जो चेन बनती है वहाँ अलग अलग मदद करेंगे। सिक्किम, जिसका एक नाम है लैंड ऑफ फ्लावर्स, उन्होंने डिक्लेयर किया वी आर फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड की मदद से खेती नहीं होती है। अब ऐसा भी नहीं, थोड़ी बहुत तो होती होगी, बट इस प्रकार से मार्केटिंग करने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि अमेरिका में भी कैलिफोर्निया एंड विस्कॉन्सिन स्टेट, वो भी ऐसी कॉलर ऊंचा करके चलते हैं, वी आर फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, ताकि एकदम जो यूरोप और अमेरिका में मालदार लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, राइट, उनको ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं। तो सिक्किम को इस प्रकार से नाम बना दिया, तो दार्जिलिंग टी और ऑर्गेनिक के नाम पे सिक्किम, सो दैट वी कैन मूव टूवर्ड्स एक्सपोर्ट। वो सारे प्रयोजन यहाँ पर करे जा रहे हैं। इस अनुसंधान में लेटेस्ट बजट में क्या प्रावधान है, सेकंड, 5 लाख एकड़ जमीन हम और ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत लाएंगे अगले 3 सालों में। और नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट पूरी वैल्यू चेन क्रिएट की जाएगी कि वो कल्टीवेशन से लेके उसका प्रोसेसिंग और पूरी रेल और XYZ थिंग, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, वो सब चीज़ हम करके इसे बढ़ावा देंगे।
ज्योग्राफी का एक सवाल बना लेते हैं यहाँ से, इनमें से कौन सा राज्य भूटान, नेपाल और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है? सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, नन ऑफ द अबव। स्वाभाविक है मैं सिक्किम पढ़ा रहा हूँ तो जवाब सिक्किम ही होगा, बट इस प्रकार के सवाल जरा टाइम मिले तो नक्शा आराम से देख लेना कि कौन सा राज्य कौन से राज्यों के साथ, कौन से देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि केमिकल खेती करें उसके बदले हम लोग ऑर्गेनिक खेती थोड़ी करवाएं। सेम वे ये केवल सीरियल प्रोडक्शन चावल और गेहूं की बजाय थोड़ा पल्सेस एंड वेजिटेबल भी कराना है। ऐसा भारत में आपको पता है कि पल्स कल्टीवेशन कम हो रहा है और दाल के दामों में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, इन्फ्लेशन आता है, बिकॉज भारत में ज़्यादा बहुत सारे लोग दे आर वेजिटेरियन, इसलिए प्रोटीन का उनके लिए सोर्स मांस मच्छी नहीं बट ये दाल है, कठोल है। सो स्वाभाविक है मांग तो हमेशा रहेगी और उसके सामने उत्पादन बराबर हो नहीं रहा है। वाई? वन रीजन इज कि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतना बढ़िया नहीं हो रहा है। दवाई क्या करोगे? अगेन आप वो सर्वे ने जेएम ट्रिनिटी में बोला था ओ रिंग थियरी, यूएस इकोनॉमिस्ट माइकल क्रेमर, उसी को वापस सर्वे ने कोट किया है। यूएस इकोनॉमिस्ट माइकल क्रेमर ने ये किया कि एचआईवी वैक्सीन की रिसर्च आप कैसे प्रमोट कराओगे? सरकार अगर ऐसी घोषणा कर दे कि जो भी सबसे पहले एचआईवी की वैक्सीन बनाएगा उस प्राइवेट कंपनी से हो हम सारा स्टॉक खरीद के लोगों को सब्सिडाइज रेट पे या मुफ्त में बांट देंगे। सेम वे अगर भारत सरकार ऐसा डिक्लेयर कर दे कि जो भी प्राइवेट कंपनी पल्सेस का रिसर्च डेवलपमेंट करके बढ़िया प्रजाति ये दाल की या ऐसे लेके आएगी, हम उससे सारा स्टॉक खरीदेंगे और किसानों को देंगे मार्केट प्राइस पे या XYZ, तो उस कंपनी के पास ज़्यादा मोटिवेशन होगा टू इन्वेस्ट इन दिस रिसर्च डेवलपमेंट। तो ऐसा कुछ करना चाहिए एक बात। सेकंड, भारत के अंदर पाया जाता है कि पल्स कल्टीवेशन ज़्यादातर अनइरिगेटेड एरिया में हो रहा है, तो एक तो ऐसे ही वहाँ पर हेक्टर यील्ड कम आएगी, और जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन का प्रेशर होगा तो वो किसान सोचेगा कि छोड़ो मैं इसे निकाल देता हूँ ज़मीन, तो एज सच एरिया अंडर कल्टीवेशन और कम हो रहा है, तो अगले वर्षों में और कमी आएगी। एंड थर्ड, एज सच पल्सिस के ऊपर और कुल मिला के 23 टाइप ऑफ क्रॉप्स वहाँ पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो डिक्लेयर करती है, बट उसका पूरा प्रोक्योरमेंट सिस्टम वहाँ पर वीट और राइस वो तो आराम से हो जाता है, बट पल्सिस में दिक्कत आती है, तो किसान सोचता है कि कौन इतनी मगजमारी करे, बेटर आई गो फॉर राइस एंड वीट रादर देन टेकिंग रिस्क विथ पल्सिस, दाल एंड एवरीथिंग। इसकी सॉल्यूशन क्या करें? सर्वे ने बोला है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इट शुड रिफ्लेक्ट द सोशल कॉस्ट। मतलब कि आप देखिए शुगर केन, गेहूं, चावल है, दे हैव नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, क्योंकि वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ होता है तो वो पूरा सॉइल और वाटर कंटामिनेशन करता है, हेल्थ खराब करता है। वहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन करता है तो सॉइल सैलिनिटी इसलिए खराब करता है। और ये गेहूँ या गन्ना उगाने वाले किसान अपना वो पूरा हार्वेस्टिंग हो जाए फिर बाकी की फसल को जला देते ताकि ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में बढ़ जाए, बट ये फसल जलाते हैं उसके चलते पूरा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है। आप याद करो केजरीवाल ऑड इवन स्कीम लेके आए, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन में कमी नहीं देखने को मिली, बिकॉज हरियाणा के वक्त उसी समय में हरियाणा में किसान अपना क्रॉप जला रहे थे तो वो पूरा प्रदूषित हवा उस तरफ चली गई। सो दीज आर ऑल नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एसोसिएटेड विद शुगर केन, राइस एंड वीट। और इसी के चलते जब इनका MSP डिक्लेयर किया जाए तो वो प्रमाण में कम होना चाहिए, ऑपोजिट टू पल्सिस। पल्सिस में तो सर्वे बोलता है कि दे क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। आपको पता होगा कि वो लेग्यूमिनस प्लांट है तो वो उसके रूट भी एकदम डीप जाएंगे जमीन में तो सॉइल विल बिकम पोरस एंड एरेटेड, एक बात। सेकंड, वो पानी भी कम मांगते हैं। तीसरा, उसके रूट के अंदर वो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ताकि दूसरा जब क्रॉप लेंगे तो वहाँ आपको बढ़िया चीज़ मिलेगी। सो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जब पल्सिस का कल्टीवेशन हो रहा हो तो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेटर से 2000 रुपये डिक्लेयर करने हो तो प्लस 200-300 रुपये और दिए जाएं बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव थिंग। तो सर्वे बोलता है कि इस प्रकार से MSP शुड रिफ्लेक्ट सोशल कॉस्ट ऑफ द क्रॉप्स, या फिर कि फ्लोर प्राइस सिस्टम होना चाहिए। मान लो किसान 1000 रुपये की बजाय उसको बाजार में बेचने या केवल 500 रुपये में बिक पाया वो चीज़, देन रादर देन गोइंग फॉर एंटायर रीएम्बर्समेंट केवल 50% ऑफ द गैप उतना सरकार अपनी तरफ से दे दे। इसकी मदद से फ़ायदा ये होगा कि सब्सिडी बर्डन कम होगा और WTO के साथ भी हम लोग कंप्लाई कर पाएंगे। खैर जितना दिमाग में याद रहे उतना, अदरवाइज MCQ में क्या पूछ सकते हैं कि MSP के बारे में सर्वे का क्या मत है, ए सोशल कॉस्ट रिफ्लेक्ट करना चाहिए या बी कि फ्लोर प्राइस सिस्टम होना चाहिए, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। बैक एंड में थोड़ी थियरी की, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस कौन डिक्लेयर करता है? सबसे पहले CAC पे, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये लोग रेकमेंड करेंगे कि भाई ये गेहूं तो इतने क्विंटल का ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। वो रेकमेंडेशन की फाइल पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसके चेयरमैन होते प्राइम मिनिस्टर वो प्राइस डिक्लेयर करते हैं।
तो अब हर बार ये पाया जाता है कि अगर CSEP ने बोला 1000 रुपये तो वहाँ पर ये कैबिनेट करेगी 1025 रुपये, ये दिखाने के लिए कि हम किसानों की चिंता के लिए 50 रुपये हमने और दिए हैं XYZ थिंग। खैर MSP किस किस चीज़ के लिए डिक्लेयर होता है? खरीफ क्रॉप्स यस, ये नाम याद रखना, रबी क्रॉप्स यस, ये नाम रखना, एंड अदर क्रॉप्स में हाँ ये कोपरा, कोकोनट, जूट एंड शुगर केन। दूसरी बात, ये सनफ्लावर है तो खरीफ के लिए, सफ्लावर या कुसुम है तो वो रबी के लिए, और शुगर केन में MSP तो डिक्लेयर होता है, साथ साथ FRP भी डिक्लेयर होता है। ये चीज़ क्या है? देखिए केंद्र सरकार शुगर केन के केस में FRP डिक्लेयर करेगी, दैट इज फेयर एंड रिमंडेटिव प्राइजेस, और सामने राज्य सरकार डिक्लेयर करेगी स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस। प्रायः ये पाया जाता है कि स्टेट का प्राइस वो केंद्र से ज़्यादा होता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए अखिलेश या मायावती ये केंद्र सरकार से ज़्यादा चिंतित है गन्ना किसानों की लाभ के लिए। बट इससे नुकसान हो रहा है, जब किसान शुगर केन मिल मालिक को बेचने जाएगा, शुगर मिलिंग को, तो मिल मालिक ने ये दाम उनको पे करना पड़ेगा। बट मिल मालिक ये बोलते हैं कि हमको इतना शुगर बेचने पे रिकवरी नहीं आ रहा है तो हम बाद में पैसा आपको दे देंगे, अभी तो चलो उधारी में हमको शुगर केन दे दो, और बाद में वो मिल मालिक एरियर्स में आ जाते हैं, पैसा वो किसानों को नहीं दे पा रहे हैं। इसकी पूरी दवाई करने के लिए केंद्र सरकार ने सी रंगराजन कमेटी बनाई थी, जिसने बोला कि ये SAP सिस्टम आप खत्म कर दो, केवल केंद्र सरकार एक ही दाम तय करे। आगे चल के ये मिल मालिकों के एरियर्स की समस्या के लिए केंद्र सरकार लेके आई सेफेसिव स्कीम 2014 में। बॉटम लाइन वॉज कि केंद्र सरकार ये शुगर मिल मालिकों को बिना ब्याज के लोन देगी, और वो लोन के पैसे से मिल मालिक ने किसानों को जो भी बकाया चुकाना है शुगर केन के लिए वो चुकाए। अब ये पुरानी चीज़ आप क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज ये वापस चर्चा में आ गया, ये 2016 मई महीने में ही बात थी। नरेंद्र मोदी ये बोल रहे थे कि मेरे आने के बाद ये सेफे से स्कीम और मैंने सब कुछ कर दिया, और 5000 इतने हार्डली 700-800 करोड़ का ही बकाया बाकी है, बाकी सब कुछ मैटर क्लियर हो गया। बट डेटा ये बोलता है कि 5700 करोड़ से ज़्यादा किसानों का पैसा बकाया बाकी है, जिसके चलते आत्महत्या और ये वो चीज़ें हो रही हैं। खैर आगे हम लोग बात कर रहे थे कि डाइवर्सिफाई करना है, तो केमिकल फार्मिंग के बदले थोड़ा ऑर्गेनिक में डाइवर्सिफाई करा दिया, केवल सीरियल क्रॉपिंग हो रहा था तो थोड़ा पल्स में डाइवर्सिफाई करा दिया। सेम वे खास करके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट कौन कौन से हैं? एक तो पंजाब है यस, हरियाणा है यस, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार की स्कीम है, यही नाम है उसका, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट। उद्देश्य आप जोड़ सकते हैं कि भाई यहाँ पर केवल गेहूं चावल नहीं, उसके साथ पल्स ऑइलसीड, मेज, फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री कराएंगे, वाटर टेबल रिचार्ज कराएंगे, XYZ सारी अच्छे काम करेंगे। सो लाइक दैट हमारा एग्रीकल्चर वहाँ पर हमने समझ लिया कि वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस इनपुट्स, और थोड़ा डाइवर्सिफाई भी कर लेना है। उस अनुसंधान में ऑर्गेनिक फार्मिंग और पल्स कल्टीवेशन, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो बातें करी। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे पैसे के रिलेटेड मैटर्स की, एग्रीकल्चर क्रेडिट में क्या, इंश्योरेंस के लिए फसल बीमा योजना, मार्केटिंग में नाम, ऑनलाइन पोर्टल, वो सब क्या है। लास्टली एनिमल हस्बेंड्री में नए बजट में क्या बोला गया।